मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में शुरू से ही काफी दुविधा की शिकार है। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरफ जाए। आला कमान जो है वसुंधरा राजे सिंधिया को बिल्कुल नापसंद करता है। अगर वो नापसंद ना करता होता तो बॉल की उनके बारे में एक स्पष्ट और दूसरी बात यह है कि नापसंद करने के बावजूद भी उनके बारे में कोई स्पष्ट नीति नहीं बना पाते, क्योंकि राजस्थान में वो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी नेता है। इस बात को आप राजस्थान में जाइए, किसी पत्रकार से पूछिए, किसी भाजपा के व्यक्ति से पूछिए, किसी से भी पूछिए, वो सब मानते हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की सबसे बड़ी नेता हैं। उन्हीं के नेतृत्व में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की प्राप्ति हुई थी। इससे पहले भैरव सिंह शेखावत सबसे बड़े नेता हुआ करते थे, लेकिन वो जब तक नेता थे तो वो केवल एक संयुक्त सरकार के ही मुख्यमंत्री बन पाते थे। लेकिन वसुंधरा राजे जब उनके हाथ से नेतृत्व लेकर वसुंधरा राजे को दिया गया, तब उन्होंने पहली बार बताया कि वो किस तरीके से राजस्थान में भाजपा को किस मुकाम तक ले जा सकती हैं। लेकिन उनकी एक काम करने की शैली है वसुंधरा राजे की, जिस शैली के तहत वो किसी और को भाव नहीं देती हैं, वो किसी के नियंत्रण में, किसी के निर्देश में नहीं काम करना चाहती, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो या फिर वो भारतीय जनता पार्टी का आला कमान हो, कोई हो। सुझाव तो सभी लोग लेते हैं, उनकी अपनी शैली है, उनके अपनी पसंद नापसंद है। कुछ लोगों को वो बहुत ज्यादा पसंद करती हैं, कुछ लोगों को पसंद नहीं करती हैं। तो इसकी वजह से वो मुख्यमंत्री तो रही वहां पर, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उनके भाजपा के आला कमान से बहुत अच्छे संबंध रहे हो। तो इस तरह के नेता को नरेंद्र मोदी नहीं पसंद कर सकते। नरेंद्र मोदी का स्वभाव ये है कि आपको उनकी ताबेदारी में रहना होगा। तो वसुंधरा राजे किसी की ताबेदारी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए 2014 में जैसे ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, वसुंधरा राजे ने अपनी नाखुशी जाहिर कर दी थी कि राजस्थान को केंद्रीय मंत्रिमंडल में उतनी जगह नहीं मिल रही है, उतना हिस्सा नहीं मिल रहा है जितने का वो हकदार है। और उनका जो विद्रोह था वो सब लोगों ने देखा। उधर मंत्रिमंडल में लोग चुने जा रहे थे, शपथ हो रही थी, इधर वो राजस्थान के सांसदों को लेकर राजस्थान भवन में बैठी हुई थी और वो उस पूरे कार्यक्रम से अपने आप को अलग अलग दिखा रही थी। तो एक ऐसा नेता है वो, लेकिन साथ में ये भी है कि वो राजस्थान में उसी के नेतृत्व में भाजपा चुनाव जीत सकती है। एक ये भी बात है। तो ये जो पूरी परिस्थिति है, इस परिस्थिति ने भारतीय जनता पार्टी को दुविधा में डाल दिया। भाजपा आला कमान ने काफी ऊहापोह किया, काफी आकलन किया कि वसुंधरा राजे को चेहरा बनाने से हमें क्या नुकसान होगा और वसुंधरा राजे को चेहरा न बनाने से हमें क्या नुकसान होगा। वो नुकसान ज्यादा होगा या ये नुकसान ज्यादा होगा। उन्होंने भी वसुंधरा राजे को चेहरा बनाने का ये भी है, वसुंधरा राजे के खिलाफ जो राजस्थान के अंदर भाजपा की शक्तियां हैं वो उनके खिलाफ सक्रिय हो जाती हैं और वो उन्हें जीतने से रोकती। तो ऐसा सुनने में आता है, खबर यही सुनने को मिलती है कि आला कमान ने समझा कि वसुंधरा राजे को अगर चेहरा नहीं बनाया जाएगा तो नुकसान होगा, लेकिन अपेक्षाकृत कम होगा। अगर उन्हें चेहरा बनाया जाएगा तो नुकसान ज्यादा होगा। ये आला कमान का मानना था। लेकिन ये आला कमान की मान्यता राजस्थान में लोगों से बातचीत करने से पुष्ट नहीं होती। लोगों से बातचीत की जाए तो लोग यही मानते हैं कि वसुंधरा राजे को अगर चेहरा बनाया जाता तो जरूर है कुछ लोग विरोध करते और कुछ लोग अपने अपने मुकाम पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करते, लेकिन वो ना के बराबर होते और भारतीय जनता पार्टी आसानी के साथ में कांग्रेस को वहां पर परास्त कर सकती। इस पूरी प्रक्रिया ने किया ये कि कांग्रेस को एक तरह का हेड स्टार्ट दे दिया। मतलब कांग्रेस को शुरुआती बढ़त जो है वो एक मिल गई। और उसके बाद फिर अशोक गहलोत ने जिस तरीके से लाभार्थी योजनाएं शुरू की और जिस तरीके से अपना प्रचार किया, और नरेश अरोड़ा जो कि एक कंपनी चलाते हैं, उन्होंने अशोक गहलोत का चुनाव प्रबंधन संभाला। ये वही नरेश अरोड़ा हैं जिन्होंने डीके शिव कुमार के साथ वहां चुनाव प्रबंधन संभाला था कर्नाटक में और कामयाब हुए थे। और फिर महंगाई राहत शिविर वगैरह लगाए गए और उसमें बड़े पैमाने पर लोगों को उस पूरे कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया। मुझे लगता है कि नरेश अरोड़ा का, अगर कांग्रेस वहां चुनाव जीतती है तो नरेश अरोड़ा और अशोक गहलोत की जोड़ी और कर्नाटक में डीके शिव कुमार और नरेश अरोड़ा की जोड़ी कांग्रेस की राजनीति में उनका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान होगा। अब भारतीय जनता पार्टी का जो टिकट बंटवारा है, अब आप देखिए कि उन्होंने वसुंधरा राजे को टिकट जरूर दिया, लेकिन टिकट देने की प्रक्रिया में
उससे पहले बहुत सारी अफवाहें हो गई, बहुत सारे अंदेशे पैदा हो गए और लगातार पार्टी की तरफ से कोशिश होती रही कि वसुंधरा राजे अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटे को सौंप दें, जो कि सांसद हैं, और खुद केंद्र में आ जाएं, यानी राज्य में राजनीति की विरासत अपने बेटे को सौंप दें और केंद्र में आ जाएं। इसके ऊपर आलाकमान का बहुत जोर रहा। वसुंधरा राजे लगातार इसका विरोध करती रही, उन्होंने ये बात मानने से इनकार कर दी। तो जब ये जद्दोजहद एक मुकाम तक पहुंच गई और फिर केंद्र को लगा कि वो ये बात नहीं मान रही हैं, तो अंततः उन्होंने उन्हें एमएलए का टिकट दे दिया। कांग्रेस की स्थिति क्या इससे बेहतर दिखती है, क्योंकि वहां दो नेता हैं, दोनों मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, और जो आलाकमान की तरफ से जो एक नेता जाती हैं प्रियंका गांधी, वो बीच में रहती हैं, दोनों साथ अगल बगल रहते हैं। लेकिन क्या ये माना जाए कि वहां टकराव शांत है? उन्होंने भी जो टिकटों का बंटवारा किया है, शायद 30 या 35 सीटें उन्होंने बांटी हैं, और वो सारे सुरक्षित उम्मीदवार हैं, बड़े नेता हैं, तो शायद वो भी विचार कर रहे हैं कि टिकट काटे या ना काटे। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की स्थिति बीजेपी की तुलना में ठीक है, कम से कम आंतरिक टकराव के स्थिति? देखिए, सी वोटर का जो अभी सर्वे आया था, उस सी वोटर के सर्वे में उन्होंने अपने उत्तरदाताओं से एक सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि क्या गहलोत और पायलट के बीच झगड़े से कांग्रेस को नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसमें बहुत बड़ी संख्या में बड़े प्रतिशत में लोगों ने कहा कि इससे कांग्रेस को काफी नुकसान हो चुका है, क्योंकि ये झगड़ा ऐसा नहीं है कि 3-4 महीने चला हो और आलाकमान ने फिर दोनों के मुंह पे टेप लगा दिया हो और वो मजबूर कर दिया हो को अपनी तलवारें म्यान में डाल लें। ये झगड़ा पूरे 5 साल तक लगातार चलता रहा, यहां तक के सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन पर भी बैठ गए। वस्तुस्थिति ये थी राजस्थान में कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका का निर्वाह नहीं कर रही थी, विपक्ष की भूमिका का निर्वाह सचिन पायलट कर रहे थे, और आलाकमान कुछ इस तरह की नीति अख्तियार किए हुए था कि वो न सचिन पायलट को रोक रहा था और ना ही सचिन पायलट को शह दे रहा था। उसने अजीब तरीके से एक तटस्थ भूमिका अख्तियार कर रखी थी। राजस्थान में जो जिसकी मर्जी आती वो कर रहा था। तो उधर अशोक गहलोत भी बहुत ही कड़े शब्दों में सचिन पायलट को संबोधित करते थे, उन्हें गद्दार वगैरह भी कहते थे, और उनके ऊपर एक बार आरोप भी लगा था कि वो भाजपा के साथ मिलकर सरकार गिराना चाहते हैं। और उस तरह की पत्रकारों ने भी कुछ गतिविधियां चिन्हित की थी, किस तरह की गतिविधियां हो रही थी। वो नहीं हो पाया, वो अलग बात है, लेकिन इस तरह की कोशिश तो हुई थी। तो जब आलाकमान को साफ दिख गया था उसी वक्त कि ये व्यक्ति सरकार गिराने की हद तक जा सकता है और भारतीय जनता पार्टी के साथ में साजबाज करने की हद तक जा सकता है, तो उन्हें सचिन पायलट को बहुत ही या तो कड़ाई से अनुशासित करना चाहिए था या उनको दंडित करना चाहिए था। ना उन्हें अनुशासित किया गया, ना उन्हें दंडित किया गया। इस परिस्थिति ने धीरे धीरे सरकार का जो वकार था, यानी सरकार की जो वैधता थी, उसकी जो साख थी, उस साख में धीरे धीरे बट्टा लगता रहा, और वो बिल्कुल आखिर में जाकर आलाकमान मल्लिकार्जुन खड़गे के कारण वो भी इस हद तक जा पाया कि उन्होंने दोनों को चुप करा दिया। अब दोनों के बीच में विरोध है, वो मुखर नहीं है, लेकिन विरोध तो है, ऐसा नहीं है कि विरोध खत्म हो गया। और राजस्थान में कांग्रेस को टिकट बांटने में जो दिक्कत हो रही है, जो एक सहमति बननी चाहिए थी, बावजूद इसके आलाकमान ने ये स्पष्ट कर दिया था आखिरी दौर में कि भाई चुनाव अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही लड़े जाएंगे, और जब जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़े जाएंगे उन्हीं के हाथ में पूरी चुनाव मुहिम की बागडोर रहेगी, और जाहिर है कि अगर कांग्रेस जीतती है तो वही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये आलाकमान से तकरीबन स्पष्ट कर दिया गया था। हालांकि ये मैं समझता हूँ आलाकमान ने ठीक किया, देर आए दुरुस्त किया, लेकिन थोड़ी देर हो गई इस काम को करने में। तो आज वहां पर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी नहीं हो रही है, ये बात सही है, लेकिन ऐसी बात भी नहीं है कि दोनों बड़े मित्रतापूर्ण ढंग से मिलजुल के काम कर रहे हों। क्या राजस्थान के बारे में हम यह भी कह सकते हैं कि दो दलों में दो बड़े प्रांतीय स्तर के नेता हैं, राज्य स्तर के नेता हैं, जिन्हें उनका आलाकमान पीछे करना चाह रहा है, लेकिन दोनों एक तरीके से मैदान में डटे हुए हैं, वसुंधरा राजे भाजपा में और अशोक गहलोत कांग्रेस में। नहीं, दोनों फर्क है। मैं ये नहीं मानता हूं कि कांग्रेस आलाकमान अशोक गहलोत को पीछे करना चाहता है। कांग्रेस आलाकमान अशोक गहलोत को पसंद भी करता है, और अशोक गहलोत को वो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बनाना चाहता था।
ये दूसरी बात है कि अशोक गहलोत चाहते थे कि उनकी मर्जी के व्यक्ति को ही उनकी जगह मुख्यमंत्री बनाया जाए। आलाकमान की योजना थी कि इनको पार्टी अध्यक्ष बना दिया जाए और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। इसके लिए वो तैयार नहीं थे, इसलिए वो पार्टी अध्यक्ष नहीं बन पाए, वरना मल्लिकार्जुन खड़गे की जगह अशोक गहलोत पार्टी अध्यक्ष होते। आपको ध्यान होगा उस वक्त अशोक गहलोत पार्टी अध्यक्ष का नॉमिनेशन तक भरने के लिए जा रहे थे। तो ये स्थिति थी, लेकिन अशोक गहलोत की शर्त ये थी कि राजस्थान में या तो उनकी मर्जी का मुख्यमंत्री बनेगा या वो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बने रहे और पार्टी अध्यक्ष भी बन जाए। तो ये संभव नहीं था। तो इस प्रकार इस पेचीदगी की वजह से वो नहीं बन पाए। उसके बाद फिर शशि थरूर में और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ, जिसमें आलाकमान का हाथ खड़गे की पीठ पर था और वो खड़गे चुनाव इसलिए जीते। तो अशोक गहलोत को आलाकमान नापसंद करता हो ऐसी बात नहीं है। आपको ध्यान होगा कि राहुल गांधी जब पार्टी अध्यक्ष थे तो गुजरात चुनाव का उन्होंने इंचार्ज अशोक गहलोत को बनाया था और दोनों ने बहुत अच्छा वहां काम किया था और कांग्रेस ने भाजपा को एक बार की चुनाव हारने के कगार पर पहुंचा दिया था। वहां पर भाजपा की 100 से नीचे चली गई थी सीटें। तो सोनिया गांधी भी गहलोत को पसंद करती हैं और राहुल गांधी के साथ भी अशोक गहलोत का अच्छा रिश्ता है, बावजूद इसके कि अपनी अंग्रेजी परस्त पृष्ठभूमि के कारण वो सचिन पायलट को पसंद करते हैं। सचिन पायलट विदेश से पढ़ के आए हैं। तो ये इस तरह का एक वहां पर एक सांस्कृतिक राजनीति, वहां की कांग्रेस की जो राजनीतिक संस्कृति है उसके अंदर इस तरह से चीजें तय होती हैं।